अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैथ फिजिक्स इंटरसेक्शन। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस नई वीडियो में हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 7 को ही कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 7 एज द नेम सजेस्ट बेस करता है पाइथागोरस थ्योरम पे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 7A और 7B को सॉल्व कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने काफ़ी डिटेल में पाइथागोरस थ्योरम को देखा कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे एग्जिस्ट किया, कैसे इसके बारे में हमने हिस्ट्री से देखा कि कैसे ये चलता आ रहा था, और फिर इसके बारे में जब थ्योरम बनाए गए तो पाइथागोरस थ्योरम इसका नाम रखा गया। और इसमें थ्योरम की बेस क्या है कि आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल की जो 3 साइड्स हैं उनका आपस में जो रिलेशन है वो पाइथागोरस थ्योरम के अंदर हमने पढ़ा था। एक्सरसाइज 7A में कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व किए। बेसिक लेवल की एक्सरसाइज 7B एप्लीकेशंस थी पाइथागोरस थ्योरम की, कि अगर हमारे पास रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम आ जाए तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब एक्सरसाइज 7C जो है वो कन्वर्ट्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है। कन्वर्ट्स मैथमेटिक्स में हमेशा याद रखें, किसी भी एक थ्योरम के ऑपोजिट चीज़ को जब हम डिस्कस करेंगे तो उसका कन्वर्स नाम हुआ होगा। मतलब लेट सपोज आप कहते हैं A इज इक्वल टू बी, इसका कन्वर्स क्या होगा, B इज इक्वल टू A, यानी किसी भी चीज़ के ऑपोजिट को हम कहेंगे कन्वर्स। अब यहाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले हम पाइथागोरस थ्योरम को थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, रिकैप, कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर हो और हम इसकी अगर हमारे पास तीनों साइड्स हमें पता हो, हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस। मतलब ये हुआ कि राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसका हमने नाम रखा था हाइपोटेन्यूस। इसके बारे में आप काफ़ी डिटेल में 7A और 7B के अंदर देख चुके हैं, और आई होप कि आप वीडियो कंटिन्यू करते आ रहे हैं, इसलिए मैं तसलसल से एक बात चला रहा हूँ। अगर नहीं तो आई विल सजेस्ट के पहले ताकि आपको कुछ ना कुछ बेसिक्स पता होंगी तो आप कन्वर्स की बात कर पाएंगे, क्योंकि अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम का ही ना पता हो तो आप कन्वर्स की बात नहीं कर सकते। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी हुई तो सजेस्ट के पहले आप वीडियो देख लें ताकि आपके लिए कंटिन्यू करना आगे ईजी हो जाए। अब राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, इसको हमने बेस कहा हुआ है, और जो आपकी ये जो लाइन होती है इसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म PERP हम लिखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूस जो होता है, जो सबसे लार्जर साइड होती है, इसका स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यानी परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अगर आप लेंगे तो ये हमेशा हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये बात किसने की, हमें पाइथागोरस थ्योरम ने। अब पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्ट्स क्या होगा, यहाँ ज़रा इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम कन्वर्ट्स की बात करेंगे तो अब ये कहा जाएगा कि अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम एग्जिस्ट करता हो, यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर हो, तो फिर वो ट्राइंगल क्या होगी, इट विल बी राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब पहले हमने ये कहा था कि पाइथागोरस थ्योरम के होने के लिए क्या होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल, कि आपकी जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल होगी तो फिर आपका पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। मैंने भी जब वीडियो की स्टार्ट में बात की तो क्या बात की कि राइट एंगल ट्राइंगल की जो 3 साइड्स हैं उनका आपस जो रिलेशनशिप है वो बताया पाइथागोरस थ्योरम ने हमें। तो इसका मतलब है पाइथागोरस थ्योरम के एग्जिस्ट होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी थी, राइट एंगल ट्राइंगल, यानी किसी ट्राइंगल में 90 डिग्री के एंगल का होना ज़रूरी था। हम अगली बात करते हैं कि हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर और बेस। अब कन्वर्ट्स में हम ये कहेंगे, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा, तो अगर किसी भी ट्राइंगल में, यानी कोई भी गिवन ट्राइंगल हुई और उसमें ये वाली स्टेटमेंट कंप्लीट होती हुई, यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, लेट सपोज हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है 5, मैं लेट करता हूँ कि हाइपोटेन्यूस 5 है। अगर हाइपोटेन्यूस 5 है तो जब मैं 5 का स्क्वायर लूँगा तो बताएं आंसर क्या आएगा, 25। और मैं साथ में ये कहता हूँ कि जो आपकी बेस है ये 3 है और परपेंडिकुलर जो है ये आपका 4 है। तो अगर हाइपोटेन्यूस स्क्वायर का स्क्वायर 25 बनता है तो मुझे बताएं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर कितना बनेगा। ज़रा चेक करते हैं, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। परपेंडिकुलर कितना है, 4 का स्क्वायर आपके पास, इसको इक्वल करके 4 का स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू मैंने क्या आपको लेट की है 3। 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9। 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 25। तो अगर आप फोकस करें तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर से भी आपकी वैल्यू 25 आई थी और यहाँ भी 25। तो ये हमारा वो मेथड होगा। अगर हम किसी भी गिवन ट्राइंगल के अंदर, हमें क्वेश्चन की फॉर्म में 7C में ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे जहाँ ट्राइंगल की हमें साइड्स बताई जाएंगी, तो हमने ये मेथड लगाना है कि पहले उसका हाइपोटेन्यूस, यानी जो सबसे लार्जर साइड है, नजर आ रहा होगा वैल्यू जब गिवन होंगी हमें, जो सबसे लार्जर साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। एक तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कॉन्सेप्ट के अंदर, ये शुरू में इसलिए कुछ चीज़ें रिवाइज कर रहा हूँ, अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं भी देखी तो चले यहाँ क्लियर हो जाएगा। अगर देखते आ रहे हैं तो ये रिवीजन आपके लिए बड़ी काम की चीज़ है, आपको ऑब्जेक्टिव में काफ़ी इससे हेल्प हो जाती है।
लार्जर साइड क्यों होती है कि वो लार्जर एंगल के ऑपोजिट होती है। ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि वाई वन साइड इन अ राइट एंगल ट्राइंगल इज लार्जर साइड, तो वो इसलिए कि वो ऑपोजिट होती है लार्जर एंगल के। तो याद रखें जब भी हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आएंगे हम लार्जर साइड का स्क्वायर लेंगे, जो आंसर आएगा उसको अपने पास नोट डाउन, जैसे भी मैंने लिखा है नोट डाउन कर लेंगे, और जो फिर बाकी हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यूज़ होंगी उनका स्क्वायर लेके ऐड करेंगे। अगर ये दो वैल्यूज़ इक्वल आ गई, यानी 25 और 20 से यहाँ पे आया, अगर ये वैल्यूज़ इक्वल आ जाएंगी तो आप कहेंगे कि ये जो पाइथागोरस थ्योरम है इसको ये सेटिस्फाई करती है राइट ट्राइंगल, इसलिए ये ट्राइंगल क्या होगी, राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ जो एंगल बनेगा, लेट्स सपोज अगर मैं इसको नाम देता तो मैं कहता ए बी सी, तो अगर मैं ये बात करता कंप्लीट तो मैं लास्ट में लिख देता सो एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और साथ में क्या रीजन लिखता कि ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही है, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दो जो साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा है, दैट मीन्स ये राइट एंगल ट्राइंगल है। उसका मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनना। सो ये जरा कॉन्सेप्ट के स्टार्ट में बात करना जरूरी था ताकि आपको चीज़ें पता हों कि कन्वर्स किसे कहते हैं, हम क्या कन्वर्स के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। अब जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। मूव करते एक्सरसाइज 7C के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, डिटरमाइन इफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, फॉर ईच राइट एंगल ट्राइंगल स्टेट द राइट एंगल। कहता है सारे क्वेश्चंस में आपने जो 4 पार्ट्स हैं करना ये है कि पहले तो चेक करें जो आपको मैंने 3 साइड्स बताई हैं, क्या ये जो पार्ट्स हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल बनती हैं, अगर है तो फिर बताएं किस पॉइंट पे एंगल बनता है। मतलब ए बी सी जो 3 पॉइंट्स हैं आपके जो ट्रायंगल का नाम लिखा हुआ है, ट्रायंगल ए बी सी फर्स्ट में है, फिर डी ई एफ जी एच आई एम एन ओ, किस पॉइंट पे, यानी पॉइंट एम है पॉइंट एन है, कहाँ आपका एंगल बनेगा। तो बहुत ईजी है, मैंने बता दिया आपको कॉन्सेप्ट में काफ़ी डिटेल के अंदर कि कैसे आपको 1 बाय 1 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सोल्यूशन में आके जो ए पार्ट है आपका इसका सोल्यूशन ऐसे बनेगा कि अब अगर क्वेश्चन को गौर से पढ़ें, ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें गिवन दैट ए बी 16 सेंटीमीटर है, बी सी 63 सेंटीमीटर है और ए सी 65 है। सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, ए सी, जो कि 65 है। अब मैंने क्या बताया था आपको, लॉन्गेस्ट साइड को आप क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। लिखेंगे एज ए सी इज दी लॉन्गेस्ट साइड। ये आपने भी सोल्यूशन में ऐसे ही लिखना था कि आपको जब जो चेक कर रहा हो उसे पता होगा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। एज ए सी इज द लॉन्गेस्ट साइड, सो अब ए सी का स्क्वायर ले लें, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ले लें एक तरह से आप, ठीक है। ए सी की वैल्यू क्या है 65, इसका स्क्वायर ये फिलहाल अपने पास लिख लें। कैलकुलेटर अभी हम जो है वो ले आते हैं, कैलकुलेटर से 65 का जब स्क्वायर लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ये अपने पास कैलकुलेटर यहाँ पे रखें और 65 का स्क्वायर दैट इज़ 4225। अब ए सी का स्क्वायर तो आपके पास आ गया 42225 सॉरी, आपके पास ये तो वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट आपके पास क्या होता है कि लॉन्गेस्ट साइड तो होती है हाइपोटेन्यूज, तो बाकी जो 2 साइड्स होती हैं वो आपके पास परपेंडिकुलर और बेस का काम करती हैं। तो ए बी जो साइड है इसका स्क्वायर ले लें, इसको अपने आप परपेंडिकुलर समझें या बेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस दूसरी साइड कौन सी थी बी सी, इसका भी स्क्वायर ले लें। अभी मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट के अंदर, ए बी की वैल्यू है 16, इसका स्क्वायर लेंगे, प्लस बी सी की वैल्यू है 63, इसका भी स्क्वायर ले लेंगे। 16 का स्क्वायर अगेन चेक कर लें, 16 का स्क्वायर इक्वल होता है 256 प्लस 63 का स्क्वायर, 63 का स्क्वायर होता है 3969। अब 3969 में ऐड करें 256, आप देखेंगे आपके पास आंसर क्या आएगा 4225। अब अगर आप फोकस करें तो आपके पास जो हाइपोटेन्यूज था उसका स्क्वायर और बाकी जो 2 साइड्स है परपेंडिकुलर और बेस दोनों का स्क्वायर क्या आ रहा है, वैल्यू सेम आ रही है। तो आप क्या लिखेंगे, सिंस, ये सोल्यूशन लिखने का मेथड आपका भी ऐसा ही है, आपने ऐसे ही लिखना है कि सिंस ए सी यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो हमने लिया ये बाकी 2 साइड यानी परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल आया। अब देखें वहाँ मैंने ए बी पहले लिखा था, यहाँ बी से पहले लिख दिया, तो उससे कोई डिफरेंस नहीं आता। या पहले बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं इसलिए आपको ये बात क्लियर है। सिंस ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है, सो ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किस पे होता है, राइट एंगल ट्रायंगल पे, तो इसलिए आपने लिख दिया इट इज राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल के पॉइंट कौन सा है, तो यहाँ बड़ी एक शॉर्टकट ट्रिक है, अपने माइंड में ये याद रख लें। याद रखें जब भी जो लॉन्गेस्ट साइड होगी, जैसे ए सी लॉन्गेस्ट साइड है,
कौन से वेरिएबल का यहाँ नाम नहीं है ट्राइंगल ए बी सी में से, बी का। तो हमेशा याद रखें जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसमें जिस वेरिएबल का नाम नहीं आ रहा है, बहुत शॉर्ट मेथड है, आप इसको बस सिंपल लिख लें कि एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर आपको ये क्लियरली समझना है तो मैं यहाँ पे इसको जब ये क्वेश्चन रेज करूँगा मैं दोबारा समझा भी देता हूँ कि ट्राइंगल के अंदर अगर आप फोकस करें तब भी आपका मतलब ड्रॉ करके भी चेक करेंगे तो आपका पॉइंट बी ही बनेगा। एक बार दोबारा देख लें क्वेश्चन को। एक ट्राइंगल थी ए बी सी, हमें 3 साइड्स दी हुई थी, हमने लॉन्गेस्ट साइड का पहले स्क्वायर लिया बिकॉज वो हमारे लिए हाइपोटेन्यूस होती है, बाकी 2 साइड के हमने स्क्वायर लेके ऐड किया, हमारा आंसर मैच कर गया। तो फिर हमने कहा कि सिंस पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बाकी 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है, तो हम लिखेंगे ट्राइंगल एबीसी आपकी राइट एंगल ट्राइंगल बनती है और आपका जो एंगल बी है वहां पे एंगल कितना बनता है 90 डिग्री। आप इसको रेस कर लें, यही मैं आपको राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करके इसी नाम के साथ मैं एबीसी का दिखा देता हूँ आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा था। ये आपकी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको नाम दे लें पॉइंट ए बी एंड सी। अब अगर इसको फोकस करें तो ए सी की कितनी वैल्यू थी 65, यहाँ से इस क्वेश्चन में देख के लिख रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए आपको। और बी सी ये जो लिखा हुआ है ये आपका 63 था और ए बी जो है ये 16 था। मुझे बताएं सबसे लॉन्गेस्ट साइड 65 है तो लॉन्गेस्ट साइड के ऑपोजिट क्या होता है, लॉन्गेस्ट एंगल 90 डिग्री, लार्जर एंगल होता है ना। तो 65 के ऑपोजिट लार्जर एंगल कहाँ बनेगा, पॉइंट बी पे। तो वही जो मैंने मेथड बताया आपको शॉर्टकट, अगर आप फिगर बनाते हैं यानी लॉन्ग करते हैं तो उससे भी आपको पॉइंट बी ही मिलना था। सो ये सबसे शॉर्ट मेथड है। जब आपको ट्राइंगल के 3 नाम दिए जाएंगे, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगी उसमें जिस वेरिएबल का नाम नहीं आ रहा होगा ऑटोमेटिकली वही पॉइंट आपका होगा 90 डिग्री एंगल बनता है, या आप बना के भी चेक कर सकते हैं। सो ये थोड़ा मैं क्लियर भी कर दिया कॉन्सेप्ट वाइज आपको, ताकि पता हो कि लॉन्गेस्ट साइड के ऑपोजिट लार्जर एंगल जो होता है वो वही होता है जिसका नाम आपको नजर नहीं आता जिस वेरिएबल का। नेक्स्ट बी पार्ट देखें। अब ट्राइंगल डी ई एफ है। अब आपने क्या करना है, ट्राइंगल डी ई एफ में सबसे पहले तो आपको देखना है कि लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है। डी ई 24 है, ई एफ 27 है और डी एफ 21 है। तो क्या लिखेंगे, एज ई एफ इज द लॉन्गेस्ट साइड, क्योंकि सबसे बड़ी साइड जो है वो ई एफ है। सो आप क्या करेंगे, ई एफ का स्क्वायर ले लेंगे, दैट मीन हाइपोटेन्यूस आपकी ई एफ बनती है 27 का स्क्वायर ले लें। अब 27 का स्क्वायर कैलकुलेटर दोबारा आपको अलाउड है तो आप यूज़ कर सकते हैं। 27 का स्क्वायर होता है 729। जब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर ले लिया तो बाकी जो 2 साइड्स हैं जिन्हें आप परपेंडिकुलर या बेस कहते हैं, डी ई का स्क्वायर प्लस अब यहाँ पे आपके पास डी एफ दूसरी साइड है, इसका स्क्वायर ले लें। डी ई की वैल्यू है 24 प्लस डी एफ की वैल्यू है 21। 24 का स्क्वायर लें पहले, 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 21 का स्क्वायर लें, 21 का स्क्वायर होता है 441। दोनों को ऐड करें, 441 में 576 ऐड करेंगे तो आंसर आता है 1017। तो क्या ये 2 जो वैल्यूज़ हैं ये मैच कर रही हैं, बिल्कुल नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस आपकी जो हाइपोटेन्यूस किसको कहा था आपने, ई एफ को, यानी सबसे लॉन्गेस्ट साइड थी, इसका स्क्वायर इट इज़ नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है किसके, डी ई का स्क्वायर प्लस डी एफ का स्क्वायर। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं हो रहा, ये हमने देखा कि ये इक्वल नहीं आते, तो हम क्या लिख देंगे, ट्रायंगल जिसका नाम दिया हुआ था डी ई एफ इज नॉट अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। कि जो आपने ट्रायंगल हमें जिनकी वैल्यूज़ दी हुई थी वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो फिर जो अगली बात के एंगल कहाँ बनता है वो तो बात एग्जिस्ट ही नहीं करती ना, कि पॉइंट कौन सा है, पॉइंट डी है, ई है, एफ है। जब वो राइट एंगल ट्रायंगल है इन 90 डिग्री का एंगल तो बिल्कुल नहीं आ सकता। सो बहुत ईजी है ये भी, जस्ट आपको करना ये होता है कि आपको वैल्यूज़ को यूज़ करना आना चाहिए, कौन सी वैल्यू लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है उसको आपने लिखना है, बहुत ज़्यादा सिंपल होता है क्वेश्चन आपके लिए। सो ये था बी पार्ट का आंसर, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं होता, दैट मीन राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनती। सोल्यूशन में सी पार्ट देखें, तो कैलकुलेटर जो है वो साइड पे करके पहले वैल्यूज़ लिख लें, बाद में इसको आप यूज़ कर लीजिएगा। सी पार्ट ट्रायंगल जी एच आई, गिवन दैट जी एच इज इक्वल टू 7.5, एच आई इज इक्वल टू 7.1, जी आई इज इक्वल टू 2.4 मीटर। सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, एज आपके पास जी एच इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो आप क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट साइड के लिए उसका स्क्वायर ले लेते हैं, दैट मीन हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है ना वो। तो जी एच की वैल्यू है 7.5 का स्क्वायर
अब 7.5 का स्क्वायर ले भी लें, कैलकुलेटर को दोबारा अपनी जगह पे लें ताकि आपको नज़र आता रहे सही क्लियरली। 7.5 का स्क्वायर आपके पास आता है 56.25। साहब यूनिट चाहे तो लिख लें मीटर, वैसे आप यूज़ तो नहीं कर रहे, लास्ट जो आंसर होता है वहाँ पे आप लिख लिया करें अगर आपको ज़रूरत पड़े तो। 56.25 आपका। अब नेक्स्ट, अब अपने हाइपोटेन्यूज का स्केल है तो बाकी जो दो साइड्स हैं एच आई परपेंडिकुलर इसको कह सकते हैं आप, प्लस जो आपकी सेकंड है जी आई, इसको आप बेस समझ लें, इन दोनों का स्क्वायर ले लें। एच आई की वैल्यू कितनी है 7.1, इसका स्क्वायर लेना है आपको, प्लस जी आई की वैल्यू है 2.4, इसका स्क्वायर ले लें और दोनों के स्क्वायर को फिर ऐड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 7.1 का स्क्वायर आपके पास आता है 50.41, इसमें ऐड करें 2.4 का स्क्वायर, 2.4 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 5.76। अब जब 5.76 में ऐड करेंगे आप 50.41 तो आंसर क्या आएगा 56.17, 56.17। अगेन पार्ट बी की तरह क्या ये वैल्यूज़ मैच करती हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एक्यूरेटली। इक्वल का वर्ड हम यूज़ ही कब करते हैं कि जब आपकी वैल्यूज़ बिल्कुल पॉइंट के बाद भी वो मैच करनी चाहिए। सिंस पाइथागोरस थ्योरम दोबारा अप्लाई नहीं हो रहा, दैट मीन जो जी एच आपकी वैल्यू है जो हाइपोटेन्यूस है, इसका स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस जिनको आपने कहा हुआ है एच आई का स्क्वायर प्लस जी आई का स्क्वायर, इनके स्क्वायर के इक्वल नहीं आ रहा। तो ट्राइंगल क्या नाम था, जी एच आई इज अगेन नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये भी आपकी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है। पार्ट बी की तरह इसमें भी आपका 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं हुआ। अगेन बहुत सिंपल है, दोबारा तरह क्वेश्चन को देख लें कि आपके पास एक ट्रायंगल थी जी एच आई, उसमें आपको वैल्यूज़ दी गई थी जी एच 7.5, एच आई 7.1 और जी आई 2.4। आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, जब वैल्यूज़ इक्वल नहीं आई तो आपने साफ क्या कह दिया कि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। और जब राइट एंगल ट्रायंगल ना हो तो फिर अगली बात तो हम नहीं कर सकते कि उसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है या नहीं बनता। ये आप सी पार्ट को रेस कर लें और यहीं पे अपना डी पार्ट जो है वो सॉल्व कर लें ताकि आपका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाए और हम मूव कर सकें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 का जो डी पार्ट है उसमें अगेन आपको एक ट्रायंगल का नाम दिया गया और आपसे पूछा गया है कि बताएं ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। इसको भी आप रेस कर लें, यहाँ पे आप लिख लें डी पार्ट। अब देखें ट्रायंगल एम एन ओ गिवन दैट एम एन इज इक्वल टू 5/13, एन ओ इज इक्वल टू 3/13, 4/13। अब आपको खुद ही पता होना चाहिए कि अगर आपके पास ये फ्रैक्शंस ऐसे ही आए तो जो आपके पास सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी होगी, यानी लार्जर साइड कौन सी होगी, 5/13 वाली। कुछ को अगर समझ ना आ रही हो, अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो यानी 13 देखें तीनों तरफ सेम तो सबसे बड़ी साइड वही हो जाए इसके पास आपका सबसे बड़ा न्यूमिनेटर होता है। लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के तौर पर बता देता हूँ। देखें 5/13, ये सबसे सिंपल तरीका है कि आप इसको डिवाइड करके अपने पास नोट डाउन कर लें। 5/13 की वैल्यू क्या आई है आपके पास 0.38। अब दोबारा चेक करें 3/13 क्या आता है, 3/13 इज इक्वल टू 0.23 और लास्ट में आपके पास है एम ओ 4/13। अब आपके पास ये जो वैल्यू आ जाएगी 0.30। तो अब अगर देखें आपने डेसिमल में चेंज किया तब सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है 5/13। तो यही मैं कह भी रहा था आपको कि आपको ये क्लियर होना चाहिए वैसे ही कि अगर आपके पास डिफरेंस में डिनोमिनेटर सेम हो और डिनोमिनेटर सेम हो लेकिन न्यूमिनेटर में आपका डिफरेंस आए तो आप ये चेक करेंगे कि जो न्यूमिनेटर बड़ा होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो अब आप जब इसको क्वेश्चन को अप्लाई करेंगे आप देखेंगे कि एज़ जो आपके पास वैल्यू कौन सी आपके पास एम एन जो है इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, एज एम एन इज़ दी लॉन्गेस्ट साइड। तो क्या करते थे हम, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर एम एन का स्क्वायर, एम एन की वैल्यू क्या है 5/13। याद रखें आपको ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू ही लेके चलनी है, आपको वो वैल्यू नहीं लेनी, वो तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के तौर पे 0.38 वाला लिखी थी, वो आप चाहे तो बाद में रेस भी कर दें, जस्ट आपके रफ वर्क में बताने के लिए कि लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है। अब 5 का स्क्वायर 25, आप फ्रैक्शन का स्क्वायर इससे पहले बहुत दफ़ा ओपन कर चुके हैं, आपको पता है कि फ्रैक्शन के जो होता है दोनों का स्क्वायर, न्यूमिनेटर का स्क्वायर भी लेते हैं और डिनोमिनेटर का स्क्वायर भी लेते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169, ये आपके पास आगे लॉन्गेस्ट साइड एम एन। तो बाकी जो दो साइड्स हैं आपके पास उनका भी स्क्वायर ले लें, कौन सी हैं, एन ओ और एम ओ। तो एन ओ आपके पास जो है ये लेट सपोज आपका परपेंडिकुलर है, प्लस आपके पास वैल्यू है एम ओ, वो उसको बेस समझ सकते हैं आप। एन ओ की वैल्यू आपके पास है 3/13, इसका भी स्क्वायर लेना पड़ेगा आपको, प्लस आपके पास जो एम ओ जो
साइड है उसकी वैल्यू है 4/13। अगेन फ्रैक्शन का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 13 का स्क्वायर 169 प्लस 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 13 का स्क्वायर 116। अब यहाँ देखें बिल्कुल बेसिक लेवल का जो मैथ्स है आपका कि अगर आपके पास दो फ्रैक्शंस ऐड हो रही हो, डिनोमिनेटर सेम हो, तो उन्हें आप एक बार लिख लिया करते हैं और ऊपर जो टर्म्स ऐड हो रही हो लिखते हैं। 16 + 9 कितना हो जाएगा 25। अगेन आप देखें आपके पास 25/169 25/1 बिल्कुल पार्ट ए की तरह आपके यहाँ लॉन्गेस्ट साइड यानी हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ चुका है। तो आप क्या लिखेंगे, सिंस आपकी जो लॉन्गेस्ट साइड है mn का स्क्वायर इज इक्वल टू no का स्क्वायर प्लस mo का स्क्वायर, यानी आपका पाइथागोरस थ्योरम जो है वो अप्लाई कर रहा है। तो ट्राइंगल जो है आपकी क्या ट्राइंगल का नाम था, MNO इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल का आप ये सिंबल ड्रॉ कर सकते हैं। एंड किस पॉइंट पे आप बताएं, अब यहाँ पे वो ट्रिक है अगेन। अब सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी थी, mn, और ट्रायंगल का नाम क्या था, MNO। कौन सा वेरिएबल यूज नहीं हो रहा, O। तो अगर आप ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल तब भी आपको नजर आएगा कि आपका एंगल O ही बनता है। तो एंगल O वो एंगल है जो 90 डिग्री के इक्वल होगा। ये हमसे पूछा गया था, यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दोबारा जरा देख लें स्पेशली डी पार्ट को। क्या क्वेश्चन था कि आपके पास तीन साइड्स दी गई हैं, MN, NO, MO। आपने क्या करना है, आपने लॉन्गेस्ट साइड देखी, फ्रैक्शन थी, डिवाइड करके देख लिया। वैसे भी पता होना चाहिए था आपको कि आपके पास 5/13 सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, वो सेटिस्फाई हो गया। और ये मैंने कॉन्सेप्ट में शुरू में बताया था, अगर पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो जाए तो हम कहेंगे कि जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, पहली बात। और फिर किस पॉइंट पे आपका एंगल बनेगा, याद रखें जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसमें जो वेरिएबल ना आ रहा हो ट्रायंगल का, जो पॉइंट ना आ रहा हो, वो पॉइंट आपका 90 डिग्री होता है, क्योंकि वो लॉन्गेस्ट साइड के ऑपोजिट होता है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। 4 पार्ट्स थे, काफी डिटेल में आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आ चुका होगा यहाँ पे। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इन ट्रायंगल PQ इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर, QR इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, PR इक्वल 30 सेंटीमीटर। शो दैट ट्रायंगल PQR इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब खुद ही हमें कह दिया गया शो दैट। एक और बात यही समझ लें, जब भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के अंदर आपको शो दैट कहा जाए तो फिर ये लाजमी है कि जो बात लिखी हुई है वो होगी। ऐसा नहीं है कि या शो दैट लिखा होता है या प्रूव दैट लिखा होता है। तो लाजमी अगर लिखा हुआ है कि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो फिर ये नहीं होगी। अगर आपकी याद है तो दैट मीन आपको मिस्टेक कर रहे हैं, आपने वैल्यू सही नहीं लिखी। ये मैथ्स का बेसिक जो क्वेश्चन के अंदर कुछ वर्डिंग होती है इसको आपको मतलब पता होना चाहिए। जब सोल्यूशन में आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी आपने 4 पार्ट सॉल्व किए। एक ट्रायंगल है PQR, उसमें 3 साइड्स आपको बता दी गई हैं। सबसे लॉन्गेस्ट साइड PR है, तो आप लिखेंगे एज PR इज द लॉन्गेस्ट साइड। अगेन वही सारा कॉन्सेप्ट है, जस्ट आपको यहाँ पे सिर्फ उनको अप्लाई करना है तो आपके पास नजर आएगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। जब लॉन्गेस्ट साइड PR है तो हम क्या करेंगे, PR का स्क्वायर ले लेंगे। PR आपका हाइपोटेन्यूस बनता है ना, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। तो PR की वैल्यू है 30 और 30 का स्क्वायर जब आप लेंगे तो क्या आ जाएगा 900। ये भी एक शॉर्टकट ट्रिक है कि नंबर का स्क्वायर और 0 को डबल कर लिया करें। ये आपके पास आपके हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर आ चुका है। तो नेक्स्ट क्या करना होता है आगे, अगर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर आ जाए तो फिर हम परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर भी लेते हैं। परपेंडिकुलर लेट सपोज यहाँ पे मैं PQ को परपेंडिकुलर मान लेता हूँ, प्लस आपकी बेस जो हो जाएगी फिर हो जाएगी QR। अब आपके पास दोनों की वैल्यूज आपको पता है। PQ की वैल्यू है 19, इसका स्क्वायर ले लें, प्लस QR की वैल्यू है 24, इन दोनों का स्क्वायर ले लें और फिर इनको ऐड कर लें। कैलकुलेटर आपको अलाउड है, कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं, वैल्यूज़ को ऐड कर लें। 19 का स्क्वायर 361 प्लस 24 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 576। जब 576 में ऐड करेंगे आप 361 तो आंसर क्या आएगा 937। अब नज़र आ रहा है आपको कि 900 था 937 था, दैट मीन ये मैच नहीं करते, ये वैल्यूज़ आपस में इनकी सेम नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, सिंस पाइथागोरस थ्योरम इज़ नॉट एप्लीकेबल। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूस जो है आपकी PR इसका स्क्वायर इट इज़ नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है बाकी जो आपकी दो साइड्स बनती हैं जो कि हैं PQ जिसको परपेंडिकुलर हमने कहा, प्लस बेस को हमने QR कह दिया। तो अगर आपका पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई ही नहीं हो रहा यानी वो इक्वल नहीं आ रहा तो फिर हम क्या लिख देंगे कि ट्रायंगल PQR इज़ नॉट अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ये बिल्कुल क्वेश्चन 1 के जो B और C पार्ट थे उनकी तरह का क्वेश्चन था, लेकिन वहाँ पे ये था कि हम बताया नहीं गया था कि ये राइट एंगल ट्रायंगल होंगे नहीं, हमने खुद चेक करना था। यहाँ था शो दैट, तो बताना था कि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। तो यही सबसे बेस्ट तरीका है कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं होता, वैल्यूज इक्वल नहीं आ रही, दैट मीन ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
Question number 3, in triangle STU, ST is equal to 7 by 12 centimeter, TU is equal to 5 by 6 centimeter and SU is equal to 1 by 3 centimeter. तीनों आपको साइड्स बता दी गई हैं. इस ट्राइंगल STU और राइट एंगल ट्राइंगल, अब यहाँ क्वेश्चन मार्क है, आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताएं क्या ये आपको तीनों साइड बताने के बाद ट्राइंगल का बता दिया, क्या बताएं ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं. अगेन हमने क्या चेक करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे कि क्या हमारी वैल्यूज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर सम के बराबर आता है. अगर आए तो राइट एंगल ट्राइंगल है, अदरवाइज नहीं होगी. बहुत सिंपल है सोल्यूशन में आके. अब यहाँ आपके पास जो सबसे ट्रिकी बात है वो ये कि आप क्या ये बता सकते हैं कि कौन सी लॉन्गेस्ट साइड है. ये 7/12 है, ये 5/6, ये 1/3. डिनोमिनेटर सेम नहीं है. जो क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट था उसमें डिनोमिनेटर डी पार्ट सॉरी उसमें डिनोमिनेटर सेम थे. बड़ा इजीली आपने बता दिया. अब यहाँ दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हैं आप. एक तो ये देखें कि आपके पास एस टी की वैल्यू है 7/12 और बाकी जो आपके पास टी यू है इसकी वैल्यू है 5/6. तो मैं ऐसा क्या करूँ कि ये 12 बन जाए, तो उसको मैं मल्टीप्लाई 2 कर लेता हूँ, डिनोमिनेटर दोनों को. तो 5 2s are 10, 6 2s are 12. ये भी हो सकता है मेथड. एक सिंपल मेथड इसके जो नेक्स्ट भी साइड लिख लें, एस यू इज इक्वल टू 1/3 था तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 4 से कर लेता हूँ. तो 4 1s are 4, 4 3s are 12. अब इससे क्या हो जाएगा, मेरे पास तीनों जो साइड्स हैं वो 12 के डिनोमिनेटर के हिसाब से आ गई हैं. एक ये मेथड है, मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में बता रहा हूँ. अब यहाँ से अगर आप गौर करें तो आपके पास सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, 10/12 यानी टी यू, बिकॉज डिनोमिनेटर सेम है. और सबसे बड़ा कौन सा डिनोमिनेटर है, 10/12. लेकिन अगर आप दूसरी तरह देखना चाहें, एक और जो मेथड है इसका, ये आपको समझ आ चुका होगा, जिन्होंने ये यूज़ करना हो वो ये यूज़ कर सकते हैं. इससे आपको समझ आई कि टी यू इज़ द लॉन्गेस्ट साइड. सेकंड मेथड ये है कि आप क्यों ना सिंपली इनको डिवाइड कर लें. एस टी की वैल्यू थी 7/12, तो आप अपने पास चेक करने के लिए 7/12 को डिवाइड करें, दैट इज़ 0.58. अपने पास नोट डाउन कर लें. ये भी एक बड़ा सिंपल सा तरीका है. टी यू आपके पास है 5 डिवाइडेड बाई 6, इसको डिवाइड करेंगे 0.83 और लास्ट में आपके पास वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाई 3, ये आपके पास आ जाएगा 0.3. अब मुझे बताएं सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, 0.3, 0.8 या 0.58. ऑब्वियसली टी यू 0.8. दोनों मेथड से आपके पास सेम ही साइड आएगी. तो जो भी अप्लाई करना चाहें आप कर सकते हैं. मैं तो क्वेश्चन का जो सोल्यूशन लिखूंगा वो यही लिखूंगा, एज टी यू इज़ द लॉन्गेस्ट साइड, क्योंकि आपने डिनोमिनेटर सेम करके भी देख लिया और डेसिमल की फॉर्म में भी देख लिया कि टी यू लॉन्गेस्ट साइड है. तो जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसका हम हाइपोटेन्यूस मान के उसका स्क्वायर ले लिया करते हैं. तो 5/6 जो वैल्यू थी, अब देखें यहाँ हमें डेसिमल का स्क्वायर नहीं लेना बल्कि जो वैल्यू दी हुई है उसी का स्क्वायर लेना है. तो 5/6 का मतलब है 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36. ये आपके पास आपकी लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर आपने सॉल्व कर लिया. अब आपने क्या करना है नेक्स्ट, आपके पास जो दो साइड्स बनती हैं यानी एस टी इसको आप परपेंडिकुलर मान लें, प्लस ये जो आपका एस यू की वैल्यू है इसको बेस अगर मान लें, इन दोनों का भी स्क्वायर ले लें. एस टी की वैल्यू को पता है दैट इज़ 7/12, यहाँ पे आप इसका स्क्वायर लेंगे, प्लस एस यू की वैल्यू है 1/3, यहाँ पे भी स्क्वायर ले लेंगे. अब बताएं 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49. 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9. अब यहाँ पे आपका अगर वो दूसरी आप जो मेथड था वो करते तो आपके पास ये सारे डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम होते, आप जस्ट ऐड करते. यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम लेना है, यानी ये तो 49/144 ही रहेगा. नेक्स्ट आपको जो 1/9 लिखा हुआ है इसको 44 बनाना है, यानी 9 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 144 बन जाए. बड़ा सिंपल तरीका होता है कि आप उस नंबर को 9 से डिवाइड कर लें. तो आपके पास जब डिवाइड करेंगे 16, तो अगर मैं इसको 16 से मल्टीप्लाई करूं तो ऊपर भी 16 से मल्टीप्लाई करना है, बेसिक एलसीएम ले रहा हूं. तो ये आपका प्लस 16 1s are 16 डिवाइडेड बाय 144 बन जाएगा, बिकॉज 9 16s are 144 होता है. जब दोनों नंबर्स को आप ऐड करेंगे तो 49 प्लस 16 आप करके चेक कर लें, आपके पास क्या आता है 49 प्लस 16 इज इक्वल टू 65. तो क्या 65/144 इक्वल हो सकता है 25/36 के? बिल्कुल भी नहीं. आप डेसिमल में चेक कर सकते हैं. तो इक्वल नहीं आ रहा तो हम क्या लिखेंगे, सिंस हमने क्या कहा था टी यू इज़ द लॉन्गेस्ट साइड, तो टी यू का स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू एस टी का स्क्वायर प्लस एस यू का स्क्वायर. तो ट्राइंगल क्या नाम था, एस टी यू इज़ नॉट अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल. यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि बताएं क्या ये ट्राइंगल राइट एंगल्ड ट्राइंगल है या नहीं. तो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है.
यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया। अगेन बहुत सिंपल है, जस्ट आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है कि पाइथागोरस थ्योरम अगर किसी ट्रायंगल पे अप्लाई हो जाए, यानी लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाए, तो आपकी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगी। अगर होगी तो फिर हम देखेंगे कि किस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये हमने क्वेश्चन 1 में देखा, और 2 और 3 तो राइट एंगल ट्रायंगल थी ही नहीं, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं हो रहा था। आई होप कॉन्सेप्ट और ये जो क्वेश्चन आपको समझ आ चुके होंगे। स्टिल कोई ऐसी बात आपने पूछनी हो, कोई क्वेश्चन समझना है तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अदर देन दैट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।